आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक का प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग ये वो चीज़ है जो आप कहीं घूमने जाने से पहले करते हैं या कहीं एग्जामिनेशन के पहले जो चीज़ करते हैं, जिसमें आपका कुछ थिंकिंग यूज़ होता है, कुछ आइडिया यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए? उस गोल को अचीव करने के लिए, उसे ही प्लानिंग कहते हैं। मगर प्लानिंग का मतलब आपके कॉन्टेक्स्ट में विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि आपके बुक में प्लानिंग का मतलब घूमने जाने या एग्ज़ाम से नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से है कि किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किए और वो सारे डेवलपमेंट इकोनॉमिक से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। आपके बुक में 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग है। पहला है सेक्टरल प्लानिंग और दूसरा है रीजनल प्लानिंग। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर यही है कि सेक्टरल प्लानिंग के अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए जिनका मदद लिया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना हो, इरिगेशन सेक्टर को डेवलपमेंट करना हो, ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना हो, या मैन्युफैक्चरिंग को करना हो, या कंस्ट्रक्शन को करना हो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसके डेवलपमेंट के लिए सेक्टरल प्लानिंग का उपयोग मदद लिया जाता है। मगर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सेक्टरल प्लानिंग नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ पे ये डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाते और ये प्लेस जो है वंचित रह जाते हैं इन डेवलपमेंट से। तो उन सारे प्लेसों के डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे ये नहीं पहुँच पा रहे सेक्टरल प्लानिंग, वहाँ रीजनल प्लानिंग का मदद लिया जाता है और उन सारे प्लेसेस को डेवलप किया जाता है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से टारगेट एरिया है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं जिनके डेवलपमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेक्स्ट आता है ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड नंबर आता है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फोर्थ आता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिफ्थ आता है स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी SFDA। आप इसका नाम शॉर्ट में याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है। और पांचवा आ गया मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसीज MFDA। ओके। इनमें से आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में 2 ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, एक है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है ड्रॉट प्रॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। जो 8 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान के बारे में आपने सुना ही होगा, जो 1950 में जिसका सेटअप हुआ और 1951 से पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। तो 8 5 ईयर प्लान यानी कि 1992 से लेकर 1997 के बीच में जो प्लानिंग कमीशन ने जो प्लान किया था, उसमें कुछ एरिया का डेवलपमेंट के लिए उन लोगों ने बल दिया था। जैसे कि हिल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डेवलप के लिए, ट्राइबल एरियाज जो बैकवर्ड हैं उनको डेवलप करने के लिए, और बैकवर्ड एरिया कुछ ऐसे थे जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा था। उन सारे इलाकों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया था 8 ईयर प्लान में। ओके। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके आ जाता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। इसके बारे में हम डीप में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5 ईयर प्लान। इसमें इसको कब इसका इनिशिएट लिया गया था? तो 5th 5 ईयर प्लान जो था उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ओके। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आता है कब। इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर ऐसे 15 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 15 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइजिंग ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट उत्तराखंड जो अभी है, जो 5th 5 ईयर प्लान के सामने यूपी के हिस्सा ही था। ठीक है। जिसमें था मिरिक हिल, नॉर्थ छाछर हिल ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इन सारे प्लेसों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था 5th 5 ईयर प्लान में। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल कमेटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया इन 1981, एरिया अबव 600 मीटर एंड नॉट कवर अंडर ट्राइबल एंड सब ट्राइबल बी ट्रीटेड एज बैकवर्ड हिल एरिया। तो जो इलाका 1981 के तहत जो प्लेसेस 600 मीटर से अबव थे, ऊंचे थे, और जो ट्राइबल एरिया या सब ट्राइबल एरिया प्लान के तहत अंदर नहीं आते थे, उनको बैकवर्ड हिल एरिया घोषित कर दिया गया और वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया। ओके। डेवलपमेंट और वो सारे प्लेसेस जहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वो वंचित रह जा रहे थे, उन सारे इलाकों में उन लोग गवर्नमेंट ने क्या किया? हॉर्टिकल्चर का अपनाया, प्लांटेशन किया, एग्रीकल्चर के लिए मदद किया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए लोगों को मदद किया, पोल्ट्री के लिए
फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिससे कि छोटे तबके के किसान भी आगे बढ़ पाएँ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उनका भी हो सके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये इनिशिएट हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था आपका 4th 5 ईयर प्लान में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पॉइंट वाइज आप लिखते हुए चलिए, सिर्फ सुनिए मत, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये कैरी करने में मार्क्स परीक्षा में बहुत ईजी होगा। नेक्स्ट आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस प्लान का ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो लिया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट। तो जो लोग जिनको काम नहीं मिल पा रहे थे वहाँ ड्रॉट होने के कारण, अब उन्हें वहाँ पे जॉब मुहैया कराना और साथ ही साथ उन्हें एक एसेट के रूप में, एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में बनाना, यही इसका मेन मकसद है। ऑब्जेक्टिव इसका इस चीज का यही था। साथ ही साथ इरिगेशनल प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफोरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ वहाँ पे इरिगेशन और एफोरेस्टेशन और लैंड डेवलपमेंट नहीं किया गया, बल्कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया, जैसे कि उस इलाका का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को आप देख लीजिए, रोड को, मार्केट को, क्रेडिट एंड सर्विस, ये सारी चीजों पे भी बहुत ध्यान दिया गया, जैसे कि उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। अदर स्ट्रेटेजिकल एडॉप्टेशन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर से डेवलपमेंट अप्रोचेस टू द माइक्रो लेवल में वाटर से डेवलपमेंट भी किया गया, जिससे कि वो ड्रॉट प्रोन एरिया का बहुत फायदा हो सके। द रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस पे भी देखा गया, क्या किस किस चीजों पे, वाटर पे, सॉइल पे, प्लांट पे एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी ए बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरिया। तो इन सारे चीजों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ बैलेंस भी होना चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन, तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी था डेवलपमेंट करने का। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है, जिसके तहत याद रखिएगा कि 1967, ये जो 67 आता है, इसे आप याद रख लीजिएगा कि 67 डिस्ट्रिक्ट को एंटायरली और पार्टली प्रोन टू ड्रॉट, इन इलाकों को ड्रॉट प्रोन एरिया में पाया गया। कितने डिस्ट्रिक्ट को? 67 डिस्ट्रिक्ट। कौन से ईयर में? 1967। और किसके तहत? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। द इरिगेशन कमीशन 1972 इंट्रोड्यूस द creation of 30% irrigation areas and demarcated the drought prone area। साथ ही साथ क्या किया? 1972 में इरिगेशन कमीशन ने 30% इरिगेशन सिस्टम का स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, बहुत से इलाकों को खेती में उनको बहुत लाभ हुआ। जैसे कि आप पकड़ लीजिए पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थर्न राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दिस रीजन। इन सारे रीजन में इरिगेशन के फैलाव से बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिला है। ओके, तो ये सारे पॉइंट को लिख लीजिए। तो एक हम केस स्टडी देखेंगे, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भरमौर रीजन में हम देख रहे हैं। ठीक है, भरमौर रीजन का मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भरमौर रीजन का मैप, आप देख पा रहे हैं पूरा सा। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं भरमौर रीजन में 2 तहसील के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक है भरमौर और एक है दूसरा क्या है आपका, होली तहसील के बारे में बताया गया है। ओके, ये जो देख लीजिए, ये 2 तहसील के बारे में बताया गया है, जो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट है चंबा और स्टेट आपका हो गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, और ये देख लेते हैं कि कब से इसको ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया। इसको ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया गया 21 नवंबर 1975 से। ओके, यहाँ पे रहते कौन है? यहाँ पे गादी रहते हैं, इनहेबिटेड बाय गादी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गादी यहाँ रहते हैं और जो क्या करते हैं? ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसह्यूमन का मतलब पता होगा कि वो पीपल जो अपने एनिमल्स के साथ ठंडे के मौसम में माउंटेन के नीचे आ जाते हैं और गर्म के मौसम में वो फिर ऊपर चले जाते हैं। मूवेबल पर्सन होते हैं विद देयर नोमाड्स। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो ट्रांसह्यूमन जिसे कहते हैं। और वो बोलते कौन सा लैंग्वेज है? गादियाली। ओके, गादियाली डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो कौन सा हो गया? गादियाली। ये 3 चीज याद रखिएगा। तो प्रथम ये क्या है कि ये गादी यहाँ रहते हैं जो ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं, और तीसरा गादियाली डायलेक्ट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये रीजन जो है ये बहुत ही इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड है हिमाचल प्रदेश का। ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश का, ये जो इलाका है जो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बैकवर्ड है। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे क्या है? हार्श क्लाइमेट है, कंडीशन, लो रिसोर्सेस है और फ्रैगाइल इन्वायरमेंट। ये 3 कारणों से ये इलाका बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ भरमौर ट्राइबल रीजन के
या एरिया के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1975 में ये इलाका ट्राइबल एरिया के अंदर आया था। जस्ट उससे 5 साल पहले 1970 में गादीज जो थे उनको एसटी का दर्जा दे दिया गया। इससे ये फायदा हुआ कि ये लोग बाहर निकल पाए और कंपटीशन में अपना कुछ जगह बना पाए। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि द 5th 5 ईयर प्लान, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। 5th 5 ईयर प्लान जो है, इसके तहत ये इलाका को इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया गया इन 1974 में। ओके, इससे क्या हुआ, इस इलाके का डेवलपमेंट होना और अच्छा से शुरू हो गया। इसका एम, मकसद क्या था, आईटीडीपी का यहाँ के क्वालिटी, जो यहाँ के लोग हैं इनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी को अच्छा करना, मतलब कि गादीज के क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, इसका मेन इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ देख लेते हैं इन्होंने किस चीज पे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया। यहाँ के डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को अच्छा प्रायोरिटी दिए, साथ ही साथ कम्युनिकेशन को, एग्रीकल्चर को, एलाइड एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर के साथ जो युक्त है ऐसे एक्टिविटी को अच्छा किया गया, और साथ ही साथ सोशल एंड कम्युनिकेशन सर्विस को भी अच्छा किया गया। ओके, सिर्फ इन लोगों ने इन सारे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट को ही अच्छा नहीं किया, बल्कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा किया, जैसे कि स्कूल, हेल्थ केयर, पोर्टेबल वाटर, रोड एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सारे चीज को अगर आप अच्छा करते हैं, इनका डेवलपमेंट करते हैं, तो उस रीजन का खुद ब खुद डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर एक स्कूल बनाते हैं तो उस जगह का लिटरेसी रेट अच्छा होगा, जिससे उस जगह का डेवलपमेंट होना निश्चित है। साथ ही साथ इससे क्या हुआ, आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ के लिटरेसी रेट में बहुत अच्छा बढ़ावा देखने को मिला। आप देख चुके कि यहाँ स्कूल बना था, जिसके कारण यहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा हुआ, इंप्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो अच्छा हुआ, और साथ ही साथ डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज में भी बहुत गिरावट देखने को मिला। एक डाटा देख लीजिए आपकी फीमेल लिटरेसी रेट जो 1.88% था इन 1971, जो इस आईटीडीपी के आने के कारण 65% इन 2011 हो गया। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स को, जो आप लिख सकेंगे एग्जाम पे और अच्छा मार्क्स आएंगे आपके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसमें क्या बताया गया था, जो द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये तो बुक लिखे गए थे, द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एल्ड्रिच इन 1968 एंड द लिमिटेड टू ग्रोथ बाय मेडोज एंड अदर्स इन 1972। ये बहुत फेमस पुस्तकें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थे, उसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक क्या किया, कमीशन बनाया, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, ये जो टर्म है इसको याद कर लीजिएगा, WCED का फुल फॉर्म पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका हेड किसने किया था, नॉर्वे एक देश के नाम है, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो वहां के हैं, नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लिन ब्रूटलैंड, प्रोनाउंसिएशन गलती हो रहा होगा तो माफ कर दीजिएगा, जिसने क्या किया था, एक रिपोर्ट बनाया था, और रिपोर्ट का नाम था ब्रूटलैंड रिपोर्ट। ओके, और जिसका टाइटल क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर इन 1978। इस रिपोर्ट के तहत ही सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया गया। ओके, तो ये डेफिनेशन को मतलब आप लिख भी लीजिए और याद ही भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूर पूछता है, और बहुत अच्छा डेफिनेशन है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि अभी के जो प्रेजेंट जनरेशन है वे अपने नीड्स को पूरा करे, साथ ही साथ इसको क्या करे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखे। ओके, और एक केस स्टडी के बारे में देखते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल नहर कमांड एरिया। ओके, कैनाल और नहर एक ही चीज है, कैनाल भी बोलते हैं, नहर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको नहर भी बोलते हैं। ओके, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो था, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, राजस्थान कैनाल के नाम से इसे पहले जाना जाता था। ओके, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया, कंसीव्ड बाय द कन्वर सेन। इसके कंसीव्ड बाय मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था, कन्वर सेन ने कहा था 1948 में। इसके ठीक 10 साल बाद 31 मार्च 1951 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ओके, तो कन्वर सेन ने 1948 में कहा और 1958 इसके 10 साल बाद इससे लॉन्च किया गया। ये निकलता कहाँ से आप देख सक रहे हैं मैप में, ये जो हरिक बैरेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हरिक बैरेज है यहाँ पे, ये पंजाब में आपका आता है। ये इलाका जो है ये पंजाब का इलाका है, जहाँ पे व्यास और सतलज रिवर आके मिलते हैं। यहाँ हरिक बैरेज बना के पानी को कट कर दिया गया और इस तरफ ट्रांसफर किया गया। ओके, राजस्थान की तरफ इसे भेजा गया। तो ओके, देख पा रहे हैं, तो ये हरिक बैरेज जो है
हर एक पैरेलल जो है पंजाब में रन्स पैरेलल टू द पाकिस्तान। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये पाकिस्तान, ओके, इसके लगभग एवरेज 40 किलोमीटर ये रन करता है। ये 40 किलोमीटर रन करता है थार डेजर्ट मरुस्थली ऑफ द राजस्थान। तो ये पूरा इलाका जो आ रहा है ये थार डेजर्ट इलाका में आता है जिसमें ये रन करता है। ओके, साथ ही साथ देखने को आप देख सकते हैं इसमें द टोटल प्लान लेंथ, ये इसका लेंथ कितना है 9060 किलोमीटर। ये पूरा जो लेंथ है इसका, ये कैरन का इसका कितना है कैनल का, ये 9060 किलोमीटर तक ये कवर करता है। और ये कितना एरिया कवर करता है, ये 19.63 लाख हेक्टर इरिगेशन लैंड को ये सर्व करता है। कितना 19.63 ये इलाका पूरा जो है लाख हेक्टर किलोमीटर को ये सर्व करता है ओवरऑल। ओके, इसमें दो स्टेज आपको देखने को मिलेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2। यहाँ पर मैंने लगा दिया है इंडेक्स में स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में जो है क्या है, अंडरफ्लो और अंडरलिफ्ट। इस दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए अंडरफ्लो में एक पहले दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा और ये यहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसमें ये है कि अंडरफ्लो में जो पानी का फ्लो है ये खुद ये कनाल के थ्रू आ जाता है और यहाँ पे सर्व कर देता है। लेकिन लिफ्ट में क्या होता है, ये इलाका थोड़ा ऊंचा है, यहाँ तक पानी पहुंच नहीं पाते ठीक से। तो यहाँ से तो छोटा छोटा कैनल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ बैरेज बना देते हैं, पानी को रोकते हैं। रोकने के कारण फ्लो यहाँ पर तेज हो जाता है और ये पानी खुद ब खुद इस तरफ आ जाता है। तो ये अंडर फ्लो में आ जाता है और ये अंडर लिफ्ट में आता है। पहले यहाँ तक ही बना था, लेकिन स्टेज 2 ये बाद में इसे बनाया गया। जो ये आप ब्लू वाला सेट देख रहे हैं, ये इलाका को जो लाइट ब्लू में आ रहा है ये है अंडर फ्लो में, इसमें भी सेम है। और जो ये डार्क ब्लू में देख रहे हैं ये अंडर लिफ्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये इलाका पूरा आपके अंडर लिफ्ट के अंदर आ रहा है। इसे फायदा हुआ ये बनाने से ये कि ये जो पूरा डेजर्ट एरिया मरुस्थली इलाका था ये वाला, इसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे हुए, यहाँ का इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छा हुआ। स्टेज 2 में आप देख पा रहे होंगे, स्टेज 1 में कुछ जगहों के नाम ये याद रख लीजिएगा, गंगानगर, हनुमान नगर एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ये आता है स्टेज 1 में। और स्टेज 2 के अंदर आता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट ये सब आपका स्टेज 2 में आ जाता है। ओके, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो या लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो कमांड एरिया के डेवलपमेंट के लिए टोटल ओवरऑल 7 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई सी 5 का होना जरूरी है, उस इलाके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसलिए इन 7 में से कोई 5 होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ की इकोलॉजिकल बैलेंस भी अच्छा रख पाए, इस वजह से इन 7 में से 5 का होना जरूरी है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि क्या है कि सबके मतलब। पॉइंट 1 नंबर, जिसमें किस चीज पे जोर दिया गया था, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी पे जोर दिया गया था। अगर किसी इलाके का वाटर मैनेजमेंट कमांड एरिया का अच्छा होता है तो इलाके का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट जो था ये 2 स्टेज में डिवाइड था, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। स्टेज 1 और स्टेज 2 फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था स्टेज 1 और स्टेज 2 के बारे में, ठीक है। स्टेज 2 बाद में डेवलपमेंट हुआ और स्टेज 1 पहले डेवलप हो चुका था, ठीक है। तो स्टेज 1 जो था वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन के ऊपर जोर डालता था बहुत ज्यादा, और स्टेज 2 जो था वो इरिगेशन के साथ साथ क्या करता था, पॉस्चर डेवलपमेंट पे भी जोर डालता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला गया कि ऐसा क्रॉप होंगे जो क्या होंगे, नॉट इंक्लूडेड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप वहां पे ना लगाया जाए कि जो बहुत ज्यादा वाटर का कंजप्शन करे, क्योंकि ये कनाल के थ्रू वाटर आता है और ये पूरा मरुस्थलीय इलाका है, तो यहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, ठीक है। कनाल के थ्रू वाटर को भेजा जाता है, तो ऐसे क्रॉप ना लगाए जो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम कर ले, बल्कि इस जगह पे ऐसे क्रॉप लगाए जो वाटर कंजप्शन कम करते हैं, जैसे कि सच एज द साइट्रिक फ्रूट का क्रॉप या एग्रीकल्चर या इरिगेशन हम कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसमें क्या बोलता गया है, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेस, मतलब कि इसका जो वाटर आ रहा है ये कनाल के थ्रू, ये इसका लाइनिंग अच्छा से हो। ऐसा ना हो कि ये टूटा हो और यहाँ से वाटर लीकेज होकर इधर चला जाए, इधर से वाटर इधर आ जाए, तो ऐसा ना हो, बल्कि इसका लाइनिंग अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग भी अच्छा होना चाहिए, और वाड़ाबंदी सिस्टम, ये सिस्टम आप इसका फोटो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सिस्टम भी अच्छा से यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ, जिसमें क्या कहा गया था कि दिस एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग। ऐसा होता है कि कनाल के थ्रू जो वाटर ड्रेन हो रहा है, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आके सारा पानी जमा हो जाए, और वाटर लॉगिंग मतलब कि पानी जमने की समस्या, उसे ही वाटर लॉगिंग कहते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो जाए, और सॉइल सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग होने से सॉइल सैलिनिटी भी होता है, तो ऐसा ना हो। ओके, तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है,
द इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, यहाँ पे हम एफोरेस्टेशन करें, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करें। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन क्या होता है, इसका फोटो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन कमता है शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करने से, तो इसका करें। और साथ ही साथ पॉस्चर डेवलपमेंट भी इस जगह का हम करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट में क्या दिया गया है कि उस इलाके का सोशल सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के लिए वहां के लोगों, क्योंकि वहां पे जो नेटिव लोग रहते थे वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कमजोर है, वो वीक है, पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। तो उनकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, अब वो पुअर इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, ना ही ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहां पे अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एडुकेट फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए उन इलाकों में, कमांड एरिया में, एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी करना चाहिए फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जैसे कि वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा से हो सके। ओके, पॉइंट 7 में क्या है, इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी इन दिस रीजन कैन नॉट बी अटेन ओनली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऐसा नहीं है कि उस कमांड एरिया में सिर्फ आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं और एनिमल हस्बेंड्री पे जोर दे रहे हैं, तो इससे उस इलाके का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। उस जगह का अच्छा से डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, एग्रीकल्चर तो करना ही है, साथ ही साथ एलाइड एक्टिविटी को भी जोर देना है जो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, अलग अलग टाइप के लोग काम करेंगे, इकोनॉमिकली डाइवर्स होंगे उन लोग, और वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। साथ ही साथ क्या होगा, लोग अलग अलग तरीके के काम अगर करते हैं तो उनका लिंकेज जो है बेसिक विलेज एग्रो सर्विसेज सेंटर एंड मार्केट सेंटर के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी कमांड एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। एक छोटा सा पॉइंट बच गया, नीति आयोग, जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में था, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और नीति आयोग के बारे में वहां से सर्च कर लीजिए और उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे एक छोटा क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। ओके, तो आपकी मंजिल के साथ आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।